बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ कि सब खैर आफियत से होंगे। MTH 501 उसके कुछ MCQs हैं, कुछ फाइल्स हैं मेरे पास जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मैंने आपको कहा था कि चैनल के साथ जुड़े रहें, तो एक लेक्चर मैं और अपलोड करूँगा। तो ये वाली जो फ़ाइल है, इसमें ये मुझे मिली है कहीं से, तो इसमें मैंने काफ़ी करेक्शन की है। करेक्शन करने के बाद मैं आप तक लेकर आ रहा हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह अगर ये 100% नहीं तो 99.9% जो है ना, ये परफेक्ट है। ठीक है, कोई 1% जो होगा वो हो सकता है कोई मिस्टेक हो गई हो। अपना लेक्चर शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ये फ़ाइल मैंने बहुत मुश्किल से बनाई है। ये मैं ही जानता हूँ या मेरा खुदा जानता है कि मैंने कितनी मुश्किल से ये बनाई है। तो मेहरबानी करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें। चलते हैं टॉपिक की तरफ, और ये हमने 15 से 20 मिनट में ख़त्म करनी है इंशाल्लाह। अच्छा जी, चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। कहता है फर्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट अबाउट द जर्नल लीस्ट स्क्वायर मेथड इज़ ट्रू। मतलब लीस्ट स्क्वायर मेथड आपने पढ़ा था, उसके बारे में हमने क्या पढ़ा हुआ था कि हमने पढ़ा था AX इज इक्वल टू बी होता है, और मैंने आपको बताया था कि X कोई भी वैल्यू हो सकती है जो क्लोज टू बी हो। ठीक है ना, तो यहाँ पर यही लिखा हुआ, दिस मेथड फाइंड एन X दैट मेक्स AX एज क्लोज एज पॉसिबल टू बी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है, वो कहता है लेट v is equal to this, the unit vector is the same in the direction of as v is। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है ना, इसको मैंने आगे सॉल्व भी किया हुआ है। अभी आप इस क्वेश्चन का जो आंसर है ना, वो यही है, इसका आंसर बी है। लेकिन मैं आपको आगे इसकी ना डिटेल भी बताऊंगा कि ये बी आया कैसे है। ठीक है ना, तो परेशान नहीं होना कि सर ने इसको बस तुक्का ही लगा दिया, बी है। नहीं, इसका आंसर बी है, और मैं आपको बताऊंगा भी कि कैसे आंसर आया है। और ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। ठीक है, इसका आंसर बी है। अच्छा जी, आगे आगे हमारे पास क्वेश्चन है नेक्स्ट। वो कहता है लेट u इज इक्वल टू दिस, v इज इक्वल टू दिस फॉर द वेटेड यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट uv इज इक्वल टू 4u1 v1 प्लस 5u2 v2, और uv का इनर प्रोडक्ट आपके पास किसके इक्वल होगा? वो -2 के इक्वल होगा। कैसे होगा? पुट द वैल्यू इन गिवन इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन आपको दी गई है? 4u1 v1 प्लस 5u2 v2। क्या पुट करनी है वैल्यू? u1 की वैल्यू आपने 3 पुट करनी है, और u2 की वैल्यू -2 पुट करनी है, जो आपके पास ये गिवन है। और इसी तरह v1 की वैल्यू 4 होगी और v2 की वैल्यू 5 होगी, तो आपके पास आंसर -2 आएगा। ये मैंने जो स्टेटमेंट्स लिखी हुई है ना, ये जो आंसर होगा उसके अंदर ही लिखी हुई है, करेक्ट लिखी हुई है। अच्छा, ये है वो क्वेश्चन जो मैंने आपको कहा था कि इसको आपने क्वेश्चन नंबर 2 का अल्टरनेट आगे आएगा। तो ये वही क्वेश्चन है। लेट v इज इक्वल टू 0 to 1 द यूनिट वेक्टर इन द सेम डायरेक्शन एज v इज। To find the unit vector of any vector, use the given formula u is equal to v over magnitude of v। हमारे पास वेक्टर v है ना, आपके पास w भी आ सकता है, तो w ओवर w का मैग्नीट्यूड। तो अब w का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करते हैं, या ये भी लिखा हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ v इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ ऑल टर्म्स लाइक v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4। मतलब v1 का स्क्वायर होगा प्लस v2 का स्क्वायर प्लस v3 का स्क्वायर प्लस v4 का स्क्वायर। तो आपके पास v कौन से हैं? ये 0 2 2 1। ठीक है, और एंड होल स्क्वायर रूट। जब आप इसका होल स्क्वायर रूट ले लोगे, तो आपने उसके बाद मैग्नीट्यूड की जगह पर मैग्नीट्यूड की वैल्यू लिख देनी है, और v के जो वेक्टर्स होंगे उनके साथ डिवाइड कर देना, तो आपके पास ये आंसर सी आएगा। नेक्स्ट है जी, वो कहता है लेट
आई लिखा हुआ लग रहा है लेकिन आर है, R3। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर दूं क्योंकि मुझे शिकायत आई थी कि सर जूम नहीं है आपकी वीडियोस। जी अब ठीक है। लेट R3 is a Euclidean inner product, then U is equal to this and V is equal to this are orthogonal for. To find inner product of any vector, keep in mind the formula U dot V is equal to 0 होना चाहिए। मतलब आपके पास जो U का वेक्टर है और V का वेक्टर, इनका डॉट प्रोडक्ट आपने फाइंड आउट करना। और जब आप डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे और मसलन 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 3 को k से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 और 2 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 9 दूसरी तरफ जाएगा इक्वल के, तो ये माइनस का 9 हो जाएगा और 3 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास k इज इक्वल टू -3 है। अच्छा, let A be n cross n matrix whose entries of real if lambda is an eigenvalue of A with x a corresponding eigenvector in Cn। ये Cn है, ठीक है ना, इसको याद रखना है, ये Cn है। देन हमने ये फॉर्मूला पढ़े हुए हैं, ये थ्योरम है हमारे पास, ये स्टेटमेंट है पूरी, ये फार्मूलाज हैं, ये आप देखिएगा तो उसका आंसर बी आएगा। मतलब ए एक्स का बार इज इक्वल टू लेमडा बार इंटू एक्स बार। अच्छा जी, आगे हमें उसने एक वेक्टर दिया हुआ और 2 आइजन वैल्यूज दी हुई हैं। मैंने नीचे स्टेटमेंट लिख दी है, इफ आइजन वैल्यू इज लेस देन 1 द ओरिजिन इज अट्रैक्टर एंड रिपेलर इफ ओरिजिन इज ग्रेटर देन 1। अगर ओरिजिन अगर जो आपके पास आइजन वैल्यू है ना, यहाँ पर ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, इफ ओरिजिन इज ग्रेटर लिखा गया, इफ आइजन वैल्यू इज ग्रेटर आना था। अगर आइजन वैल्यू आपके पास लेस देन 1 है तो आपका जो ओरिजिन होगा वो अट्रैक्टर होगा, अगर ग्रेटर देन 1 है तो वो रिपेलर होगा। और अगर दो वैल्यूज़ आ जाती हैं जिनमें एक लेस देन 1 और एक ग्रेटर देन 1 आती है, तो उस तरह के जो ओरिजिन होगा उसको सैडल पॉइंट कहते हैं, और ये हमारा सैडल पॉइंट है। सेम क्वेश्चन है, कोई इशू नहीं है इसमें। अच्छा जी, आगे ये हमारे पास एक स्टेटमेंट है, कहता है इफ ए इज m क्रॉस n मैट्रिक्स with linearly independent column vectors, then A can be factorized as A is equal to QR, where Q is an m cross n matrix with orthonormal column vectors and R is an n cross n invertible upper triangular matrix। ये थ्योरम की स्टेटमेंट है, ये करेक्ट नहीं है, ये गलत है, इसका डी आंसर करेक्ट है। अच्छा, ये भी हमारे पास एक फॉर्मूला है, द मैट्रिक्स इक्वेशन A ट्रांसपोज इंटू A x hat is equal to A ट्रांसपोज B रिप्रेजेंट द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कॉमनली रेफर टू एज नॉर्मल इक्वेशन ऑफ x फॉर x hat। ये हमारे पास एक फॉर्मूला है। अच्छा जी, बाय द बेस्ट अप्रोक्सीमेशन थ्योरम द डिस्टेंस फ्रॉम y टू w इज इक्वल टू y माइनस norm of y minus y hat, where y hat is projection y to w आएगा। ठीक है, y hat to w भी नहीं है, w to y नहीं है, y to w है। ठीक है, ये फॉर्मूला है हमारे पास। अच्छा जी, ये भी है, ये भी हमारे पास एक फॉर्मूला है, वो कहता है कि जी नॉर्म्स कह लें या मैग्नीट्यूड कह लें, u प्लस वी प्लस डब्ल्यू लेस देन ग्रेटर इक्वल टू होते हैं u का नॉर्म प्लस v का नॉर्म प्लस w का नॉर्म फॉर ऑल वेक्टर्स u v एंड w इन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस। तो ये हमारे पास ट्रू है। अगर हमने पढ़ा क्या था, हमने दो वेक्टर्स पढ़े थे, u प्लस वी पढ़ा था ना। अगर 3 भी आ जाए, इस तरह की स्टेटमेंट है सॉरी, अगर 3 यहाँ पर 3 है, अगर 4 भी आ जाते हैं, 5 भी आ जाते हैं और इस तरह लिखा होता है तो ये ट्रू होगा।
आगे जी, द डोमिनेंट ऑफ आइजन वेक्टर, आइजन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स। अच्छा, ये थोड़ा सा ना समझ लेना है। सबसे पहले तो हमने इसकी आइजन वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मैटलैब से भी आइजन वैल्यू फाइंड आउट की जा सकती है, बहुत आसान तरीका है। वो मैंने वीडियो नहीं बनाई उसकी, लेकिन बहुत आसान तरीका है। आपने सिंपल सा क्या लिखना है कि जी मैटलैब ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने ए इज़ इक्वल टू, मतलब आपने मैट्रिक्स का नाम दे देना, ए दे दें, इक्वल टू, आगे आपने बड़ी ब्रैकेट डाल देनी है। बड़ी ब्रैकेट के अंदर आपने जो वेक्टर होगा, जो आपके पास मैट्रिक्स है ना, उसको लिखना है। उसकी पहली रो, मसलन ये फर्स्ट रो हमारे पास है 0 0 2 0, आगे सेमी कॉलन, फिर स्पेस नहीं देनी, फिर अगली रो लिख देनी है 1 0 1 0 सेमी कॉलन, फिर अगली रो, फिर अगली रो। एंटर भी नहीं प्रेस करना, इसको ऐसे लिखना है लाइक दिस। मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको कोई इशू ना आए। इसको यूं करके लिखना है आपने, ये देखें, ये ज़रा समझ लें कि हमारे पास ए इज़ इक्वल टू, इसको अभी मैं जूम कर दूं थोड़ा सा, हाँ जी, ए इज़ इक्वल टू, ये हमने सॉरी, ये बड़ी ब्रैकेट लिख दी। मिसाल के तौर पर हमारे पास कोई भी वैल्यू आ जाती है तो हम उस वैल्यू का आइजन वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। मसलन हमारे पास आ जाते हैं 0 स्पेस 0 स्पेस 1 स्पेस 2 और सेमीकोलन, सॉरी सेमीकोलन, ठीक है। फिर अगली रो लिखनी है, मसलन वो आ जाती है हमारे पास 3 4 2 1 और फिर सेमीकोलन। अगली रो आ जाती है हमारे पास 0 1 0 1 सेमीकोलन। फिर हमारे पास रो आ जाती है 7 8 9 0 और सेमीकोलन। अब आपने यहाँ पर एंटर प्रेस करना है, ब्रैकेट से बाहर लाकर एंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास एक मैट्रिक्स बना आ जाए, ठीक है। इस मैट्रिक्स के नीचे आपने कमांड देनी है EIG, जो आपने वेक्टर मैट्रिक्स का नाम लिखा होगा वो ए, और एंटर प्रेस कर देना है। जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास सारी आइजन वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक हो गया। तो इसकी आइजन वैल्यू जो है ना वो -3 है। अच्छा, डोमिनेंट आइजन वैल्यू से क्या मुराद है? जब आपके पास आइजन वैल्यूज सारी निकल आएंगी ना, तो आपने सारी वैल्यूज़ का एब्सोल्यूट लेना है, और एब्सोल्यूट में हमें पता है कि जी जो माइनस होता है वो प्लस हो जाती है, ठीक है ना। तो हमारे पास जो डोमिनेंट आएगी ना वैल्यू, वो -3 आएगी, ठीक हो गया। आगे चलते हैं जी। आगे हमारे पास है क्वेश्चन, a square matrix A is invertible if and only if x is equal to, कहाँ गया जी, ये x is equal to x is equal to 0 is not an eigen value of A, ये ट्रू है। कहता है इफ द आइजन वैल्यू ऑफ आइजन वैल्यू इज इक्वल टू 0 हो जाता है देन इनवर्स इज नॉट पॉसिबल। इन्वर्स का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है ना, मॉड ऑफ ए, ठीक है। तो अगर आपके पास आइजन वैल्यू इक्वल टू 0 आ जाती है तो ये हमारे पास वो नहीं निकलेगा, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स नहीं होगा। ओके जी, आगे चलते हैं। अ स्क्वायर मैट्रिक्स विद ऑर्थोगोनल कॉलम्स इज़ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अगर किसी मैट्रिक्स के कॉलम्स ऑर्थोगोनल होते हैं तो वो मैट्रिक्स भी ऑर्थोगोनल होता है, ठीक हो गया। आगे, इफ़ टू रोज आर ऑर्थोगोनल दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। जब रोज या कॉलम्स ऑर्थोगोनल होंगे तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। यहाँ पर ये साथ लिखा हुआ है, इफ़ द रोज आर लीनियरली इंडिपेंडेंट देन द रोज आर ऑर्थोगोनल पॉसिबल। अच्छा जी, आगे हमारे पास है, वो कहता है कि जी इफ़ x इज़ इक्वल टू ऑर्थोगोनल, x इज़ ऑर्थोगोनल टू बोथ u एंड v देन x मस्ट बी ऑर्थोगोनल टू u प्लस v। यहाँ पर माइनस भी आएगा, आगे एक स्टेटमेंट आएगी उसमें माइनस भी आएगा, ठीक है ना, तो वो भी ऑर्थोगोनल ही होगा, ठीक हो गया। आगे, अच्छा जी, ये वाला है हमारे पास एक क्वेश्चन। इसमें वो कहता है द गिवन सिस्टम दिस हैज़ यूनिक सोल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, नो सोल्यूशन या नन ऑफ द अबव।
आपने इस सिस्टम को सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करना है, आप इसको 3 से ऊपर फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 6x आ जाएगा और यहाँ पर 9y आ जाएगा, इक्वल टू 9 आ जाएगा। ठीक है, अब आप इनको सब्ट्रैक्ट कर लें, मतलब -6x ऊपर 6x प्लस का होगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, माइनस प्लस 9y और नीचे -9y, ये भी कैंसिल हो जाएगा। ऊपर 9 है और नीचे -7 है, तो ये आपके पास आ जाएगा 2। इधर आपके पास लेफ्ट साइड पे क्या आएगा, 0। 0 के इक्वल कोई भी वैल्यू नहीं होती है, और अगर आपके पास इस तरह का सोल्यूशन आए तो उसका नो सोल्यूशन होता है, कोई भी सोल्यूशन फाइंड नहीं होता। अच्छा, विच स्टेटमेंट इज अबाउट द मैट्रिक्स इज फॉल्स। अब ये आपके पास एक डायगोनल मैट्रिक्स है और लोअर ट्रायंगुलर डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है ना, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, अपर नहीं है, लोअर है और डायगोनल मैट्रिक्स है। तो आइजन वैल्यू 2 हैज़ अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 1। हमारे पास ये स्टेटमेंट जो है ना, ये करेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो आइजन वेक्टर वैल्यूज़ होती है ना, वो आइजन डायगोनल के ऊपर जो वैल्यूज़ होती है उनके मल्टीप्लिकेशन से आपके पास आइजन वैल्यूज़ निकलती हैं। ठीक हो गया। अब हमारे पास यहाँ पर 2 दफ़ा 2 आ रहा है, तो अगर तो यहाँ पर लिखा होता ना आइजन वैल्यू 2 हैज़ अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 2, 2 दफ़ा है, ठीक है ना। अगर 3 दफ़ा होता 2 तो फिर 3 लिखना था। तो अगर तो यहाँ पर 2 लिखा होता तो फिर ये हमारे पास स्टेटमेंट ठीक होनी थी। हम फॉल्स ढूंढ रहे हैं, तो ये हमारे पास जो 1 स्टेटमेंट है ना, ए, वो फॉल्स है। अच्छा जी, if A is diagonalizable then the A has 2 distinct eigen values। ये भी हमारे पास ट्रू है, ये एक थ्योरम स्टेटमेंट है। A is a diagonalizable if A is equal to P D P इनवर्स वेयर। हमारे पास यहाँ पर जो D है ये एक डायगोनल मैट्रिक्स होता है और P इज अ इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, क्योंकि यहाँ पर P भी है और P का इन्वर्स भी है, तो P इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होगा तभी जाकर हम कह सकते हैं ना कि जी ये P और P इन्वर्स निकल सकता है। तो हमारे पास स्टेटमेंट C जो है ये करेक्ट है। विच स्टेटमेंट इज फॉल्स। फॉल्स हमारे पास क्या स्टेटमेंट है, यहाँ पर इस क्वेश्चन में 2 स्टेटमेंट्स फॉल्स है। ठीक है, फर्स्ट क्या है हमारे पास, कहता है इफ ए एक्स इज इक्वल टू लेमडा एक्स फॉर सम रियल नंबर लेमडा, देन लेमडा इज नॉन एज आइजन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स ए। ये करेक्ट स्टेटमेंट है हमारे पास। सेकंड वाली जो है, द आइजन वैल्यू ऑफ एनी मैट्रिक्स आर ऑन इट्स मेन डायगोनल। ये भी उसने कहा कि जी ये आपके पास जो फॉल्स स्टेटमेंट है ना, ये वाली भी है। और फॉर इन ऑर्डर टू फाइंड, देखे ना, हमने ये जो स्टेटमेंट बी है इसको मैंने फॉल्स इसलिए कहा है, हम फॉल्स भी ढूंढ रहे हैं और फॉल्स इसलिए कहा है कि पीछे एक मैट्रिक्स हमने पढ़ा था जिसका हमने डोमिनेंट निकालना था। तो अगर आप उसके आइजन वैल्यूज़ निकालेंगे ना तो वो 4 वैल्यूज़ आपके पास आएंगी। ठीक हो गया ना। तो डोमिनेंट हमने निकाल दिया था कि -3 जो है ना लेमडा, वो डोमिनेंट है हमारे पास। तो मतलब डायगोनल के ऊपर भी वैल्यूज़ नहीं हो सकती हैं। उसके बाद हमारे पास एक और स्टेटमेंट है, ये भी इनकरेक्ट है कि इन ऑर्डर टू फाइंड द आइजन वैल्यू टू सॉल्व द इक्वेशन ए माइनस लेमडा इज इक्वल टू 0। लेमडा नहीं होता भाई, इसके साथ लेमडा आई भी होता है। ठीक है ना। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है इफ अ सेट एस इज इक्वल टू दिस इज द बेसिस ऑफ P2 and s coordinate of P is equal to this, then which of the following is the most appropriate option। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा ना, आपने ये जो s कोऑर्डिनेट ऑफ P है ना, मतलब कि आप s को P को जो है वो s के लीनियर कम्बिनेशन के साथ लिख सकते हैं। तो जब आप लीनियर कम्बिनेशन के साथ लिखेंगे तो ये आपके पास स्टेटमेंट C जो है इसका करेक्ट आंसर देगा। Which of the following is set of स्टैंडर्ड बेस ऑफ R3। R3 की स्टैंडर्ड बेस जो है वो आपके पास होती है 100 अप टू n तक, और
0 1 0 1 अप टू n तक, फिर 3 थर्ड के लिए आपके पास होती है 0 1 0 0 1 0 0 1 अप टू n तक। तो हमारे पास जो स्टैंडर्ड बेस होगी ना R3 की, वो ये वाली हो। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अच्छा जी, द जनरल टर्म ऑफ टिपिकली, अच्छा ये वाला क्वेश्चन जो है ना, इस क्वेश्चन में आपने क्या करना है कि वो कहता है देन डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिग्नल फॉर के इज इक्वल टू -2। आपने के की जगह पर -2 पुट कर देना है। 0.6 की पावर के है ना, तो 0.6 की पावर -2 आ जाएगा, और उसको इन्वर्स है तो उसको बटे के नीचे लेकर जाएंगे तो आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी 1/0.6 का स्क्वायर। ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट होगा। अच्छा, आगे हमारे पास एक स्टेटमेंट आ रही है, कहता है इफ द कैसुरेटी मैट्रिक्स सॉरी कैसुरेटी मैट्रिक्स इज नॉट इन्वर्टिबल, देन विच ऑफ द फॉलोइंग्स द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन रिगार्डिंग टू एसोसिएट्स द सिग्नल। अ सिग्नल मे और मे नॉट बी डिपेंडेंट। ये आपके पास स्टेटमेंट है। अच्छा जी, ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझने वाला है, ये मैं आपको समझा देता हूँ। अब वो कहता है इफ वाई के इज इक्वल टू दिस, एंड ये उसने हमें इक्वेशन दी हुई है और z के कह रहा है, और k इज इक्वल टू 0 कहाँ पर है, 1 के ऊपर है। फिर k इज इक्वल टू 1 जो है वो यहाँ पर होगा, k इज इक्वल टू 2 फिर 0 पर होगा, k इज इक्वल टू 3 जो है वो हमारे पास -0.7 होगा। वो कहता है देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैल्यू ऑफ z0। ठीक है ना, तो z0 की वैल्यू पुट करने मतलब कि k की जगह पर आपने 0 पुट करना है। तो इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ पर k आ रहा है वहाँ वहाँ पर आप 0 पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा, पहली इक्वेशन में आ जाएगा जी y के 0 पुट करेंगे तो y2 आ जाएगा। तो y2 आपके पास क्या आ रहा है, ये आपके पास 1 है और ये 0.7 जो है ये 2 है। ठीक है ना, तो आप इस वैल्यू को 0.7 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह ही इनके वैल्यूज़ जो है ना, जैसे कि यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो आपके पास 1 आ जाएगा, तो 0.6 को आपने 1 से मल्टीप्लाई कर देना है, और के नॉट आ जाएगा। के नॉट की वैल्यू जो है वो आपके पास सॉरी थोड़ी मिस्टेक हो गई, मैं कंफ्यूज हो गया था। अच्छा, इसमें ये जो है ना, ये 1 ये हमारे पास 0 पे है, 0.71 पर है और 0.2 पर है, और इसी तरह ही ये आपके पास -0.7 जो है ना ये 3 पर है। ठीक है ना, क्योंकि k इज इक्वल टू 0 जो है ना वो 1 है, तो आपने इनकी वैल्यूज़ पुट करनी है और आपके पास आंसर निकल आएगा, जो कि ऑप्शन ए है। अच्छा, ये एक स्टेटमेंट है, थोड़ी सी घनी सी लिखी हुई है, बारीक सी लिखी हुई है, इसको मैं जूम कर देता हूँ। कहता है सपोज डैट b is equal to this is the basis of for v and c is equal to c1 c2 c3 are the basis of w। let ट्रांसफॉर्मेशन करनी है v to w be a linear transformation with the property of tb1 is equal to 5c1 minus 2c2 plus 3c3 and tb is equal to 4c1 -c2 plus 7c3। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ tb2। c मतलब c कोऑर्डिनेट ऑफ tb2। अगर आप c कोऑर्डिनेट ऑफ b कहते हैं तो इट्स मीन कि आप b को c के लीनियर कम्बिनेशन में लिख सकते हैं ना। ठीक है, तो अगर आप c के लीनियर कम्बिनेशन में लिखते हैं तो आपके पास ये वाली वैल्यू जो है ये आपके पास आएगी, और अगर ये वाली वैल्यू आती है तो आपके पास जो मैट्रिक्स बनेगा ना वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी आएगा। मतलब आपके पास यहाँ पर पहले 4 आ रहा है TB2 में, 4 फिर -1 आएगा और फिर 7 आएगा। आगे चलते हैं। इफ़ वीडियो बहुत लेंथी हो गई है। इफ़ u एंड v आर ऑर्थोगोनल देन, ये वाली स्टेटमेंट जो है ना ये करेक्ट हो सकती है अगर यहाँ पर पॉजिटिव का साइन आ जाए, माइनस की जगह पर पॉजिटिव का साइन आएगा तो फिर ये करेक्ट होगी। उसके अलावा यहाँ पर और कोई स्टेटमेंट इसकी नहीं है। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन समझने वाला है।
इसको मैं आगे सॉल्व किया हुआ है, वहाँ पर आपको समझा देता हूँ। देखें, वही सेम क्वेश्चन है आपके पास, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा उससे, इससे समझना आसान होगा। कहता था क्यू आर डिकम्पोजिशन ऑफ 5x2 मैट्रिक्स ए गिव्स, हमें क्या वैल्यू देंगे? द ऑर्डर ऑफ क्यू इज सेम एज द ऑर्डर ऑफ ए। क्यू का जो ऑर्डर होगा ना वो सेम होगा जो ऑर्डर ऑफ ए होगा, और ऑर्डर ऑफ ए क्या है हमारे पास? वो 5x2 है, ठीक हो गया। एंड ऑर्डर ऑफ आर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम इन ए। ऑर्डर ऑफ आर जो होगा ना वो आपके पास नंबर ऑफ कॉलम जो होंगे ना वो जितने होंगे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो आर बनेगा ना उसका ऑर्डर ये निकलेगा। तो हमारे पास कौन सा क्या मैट्रिक्स था? 5x2 का था। तो क्यू का ऑर्डर जो है वो ए के इक्वल आएगा, और जो हमारे पास आर है ना उसका ऑर्डर जो होगा वो ए के कॉलम के इक्वल आएगा। ठीक है, होप सो समझ आई होगी। अच्छा, आगे हमारे पास स्टेटमेंट है, वो कहता है इफ़ यू वी एंड डब्ल्यू आर वेक्टर इन द इनर प्रोडक्ट स्पेस एंड के इज एनी स्केलर, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रॉपर्टी ऑफ द इनर प्रोडक्ट स्पेस। हमारे पास इनर प्रोडक्ट स्पेस की प्रॉपर्टी कौन सी नहीं है? देखें, अगर 0v इज इक्वल टू v0 ये भी पॉसिबल है, u कॉमा के वी इज इक्वल टू के स्केलर है, इसको बाहर ले आया और u कॉमा वी हो गया उसका इनर प्रोडक्ट। अब हमारे पास ये स्टेटमेंट आ रही है कि u कॉमा वी माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू यू वी प्लस यू डब्ल्यू। लेकिन एक चीज़ देखें कि w की वैल्यू माइनस में आ रही है, तो जब माइनस बाहर आएगा तो यहाँ पर तो माइनस आ जाएगा प्लस की जगह पर। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास गलत है और हमने गलत स्टेटमेंट ही फाइंड आउट करनी थी। डैश ऑफ अ मैट्रिक्स इज द सम ऑफ मेन डायगोनल एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। ट्रेस होता है इसका आंसर। इफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स हैज ऑर्थोनॉर्मल कॉलम देन इट आल्सो हैज ऑर्थोनॉर्मल रोज। ये ऑप्शन है इसका करेक्ट। आगे चलते हैं। इफ एक्स इज ऑर्थोगोनल, ये वही स्टेटमेंट जो मैंने प्लस वाली आपको बताई थी कि u प्लस वी है और ये आगे u माइनस वी वाली भी आएगी, तो ये इसका आंसर भी ऑर्थोगोनल ही है। इफ मैट्रिक्स u हैज ऑर्थोनॉर्मल कॉलम देन u इंटू यू ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए आपके पास। तो ऑप्शन ए जो है ना ये हमारे पास करेक्ट है। ओके, ये हमारे पास उसने आइजन वैल्यू 5 दे दी हुई है और वो कह रहा है कि ए का स्क्वायर क्या आएगा, तो ऑब्वियसली आइजन वैल्यू का भी स्क्वायर निकालेंगे। ये हमने एक एग्जांपल की हुई थी, डी मैट्रिक्स दिया हुआ था और उसने कहा था डी की पावर 2 फाइंड आउट करना है, तो हमने जो डायगोनल के ऊपर एलिमेंट्स थे उनकी वैल्यूज़ का स्क्वायर ले लिया था, तो ये हमारे पास 25 आंसर आए। द आइजन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स, आइजन वैल्यू क्या होगी आपके पास मैट्रिक्स की? ये मैट्रिक्स आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है ना, और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। तो आपने इसके मेन डायगोनल के ऊपर जो एंट्रीज हैं वही इसकी आइजन वैल्यूज होंगी डायगोनल मैट्रिक्स की। डायगोनलाइजेबल देन ए इज इन्वर्टिबल, इसका आंसर फॉल्स आता है। क्यों? एज वी नो द आइजन वैल्यू ऑफ नॉट इक्वल टू 0 for invertible in diagonalized matrix 0 may or may not be on diagonal, so the option is correct। मतलब फॉल्स वाला जो है ये हमारा ऑप्शन सही होगा। देखा ना, आइजन वैल्यू जो है वो डायगोनल के ऊपर 0 भी आ सकती है और 0 नहीं भी आ सकती। तो अगर 0 आ जाती है तो हम उससे इन्वर्टिबल मैट्रिक्स तो नहीं ना फाइंड आउट कर सकते, ठीक है। तो ये हमारा जो है स्टेटमेंट ये फॉल्स है। इफ n क्रॉस n मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल इफ एंड ओनली इफ हैज n लीनियरली इंडिपेंडेंट आइजन वेक्टर्स। ये ऑप्शन इसका करेक्ट है। आगे चलते हैं। आइजन वैल्यू उसने दी हुई है, डोमिनेंट आइजन वैल्यू फाइंड आउट करें तो जो सबसे बड़ी रकम है वैल्यू है उसका हमने एब्सोल्यूट ले लेना और वो हमारे पास 7 है, तो इसका
-7 जो है वो डोमिनेंट आइजन वैल्यू आएगी। ये रिपीट हुआ है। अलजेब्रा is a transformation of real life problem into a sort of mathematical representation। बी आंसर इसका करेक्ट है। हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, वो कहता है इफ रॉ रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म ऑफ अ लीनियर सिस्टम इज दिस व्हेन फ्री वेरिएबल x इज इक्वल टू 3 देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू फॉर इट। आपने सबसे पहले क्या करना है कि ये आपके पास 3/3 का मैट्रिक्स है। ये जो एंड वाला है ना, ये आपने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाने के लिए किया हुआ है, 5 6 और 0 को ऐड किया हुआ है, ठीक है ना। ये इक्वल के दूसरी तरफ की वैल्यू है, राइट साइड की। तो आपके पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स सॉरी इसकी इक्वेशंस क्या बनेंगी, x1 प्लस 0x2 मतलब x2 ख़त्म हो गया और 5x3 इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। इसी तरह ही यहाँ पर आपके पास आएगा x2 x3 इज इक्वल टू 6। तो जब आपके पास उसने x3 की वैल्यू 0 दे दी हुई है तो 5 के साथ 0 मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, तो x1 इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। ठीक हो गया। इसी तरह ही यहाँ पर 1 के साथ मतलब x3 की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो x2 जो है वो आपके पास 6 आ जाएगा और x3 एज इट इज़ ही 0 है। तो ये आंसर जो है ना आपके पास सी वाला ये करेक्ट है। ठीक हो गया। आगे चलते हैं, थोड़ा ही रह गया बस, वीडियो भी बहुत लेंथी हो गई। अच्छा, इफ़ द वेक्टर इक्वेशन दिस and c1 c2 equal to 0 then which of the following is true for v1 and v2। देखिए आप v1 और v2 को लीनियर कम्बिनेशन में कब लिख सकते हैं, जब वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। तो ये स्टेटमेंट ए जो है ये हमारे पास करेक्ट है। Which of the following is true for the linear operator L defined by L is equal to a1 a2 is equal to a1 minus a2। तो माइनस a2 जो है ना ये आपका कॉन्जुगेट आ रहा है ना, तो अगर आपके पास कॉन्जुगेट आ रहा है y का तो ऑब्वियसली ये x के ऊपर रिफ्लेक्शन होगी, तो इट इज़ अ रिफ्लेक्शन अबाउट x एक्सिस होगा। डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, डिटर्मिनेंट आप फाइंड आउट कर सकते हैं सिंपल सा कि 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दे और -1 और 5 को कर दे माइनस। ठीक है ना। तो जब आप माइनस करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, तो +5 4 3 12 और +5 17 आ जाएगा आपके पास आंसर। ओके, अच्छा जी, ये हमारे पास है। कहता है इफ द मैट्रिक्स A is equal to this then which of the following is true about its determinant is equal to 0, its determinant is equal to 1 and its determinant is equal to 2। तो इसका डिटर्मिनेंट जो है ना वो 2 आएगा, क्योंकि हमने डायगोनल वाली वैल्यूज़ जो है उनको करके मल्टीप्लाई करके भी हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं डायगोनल मैट्रिक्स का। तो आंसर इज 2, ये नीचे लिखा हुआ। आगे जी वो हमारे पास हमें कह रहा है कि जी इफ़ द डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 32 एंड बी इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग एनी रो ऑफ ए विद एन इंटीजर वैल्यू 4। जब आप डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं और उसकी किसी भी रो के साथ आप कोई स्केलर वैल्यू फाइंड आउट मल्टीप्लाई करके तो उस कोई और मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, तो आपके पास जो डिटर्मिनेंट होगा उसको उस इंटीजर से मल्टीप्लाई कर देना। तो 32 डिटर्मिनेंट निकला है ना हमारे पास। अगर उसने कहा कि ए का डिटर्मिनेंट 32 है तो हम एक 32 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 128 आ जाएगा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। लेट एस बी द बेसिस ऑफ अ वेक्टर स्पेस वी देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट इट। नॉट ट्रू, अगर एस बेसिस है तो उसकी बेसिस स्पैन करेंगी तो वी बनेगा। उसके बाद उसकी बेसिस जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगी। और जो हमारे पास नॉट ट्रू है ना वो ये है कि इट इज़ लीनियरली डिपेंडेंट। जो लीनियरली डिपेंडेंट है ना ये नॉट ट्रू है हमारे पास। ओके, आगे है जी एस उसने हमें दिया हुआ है इज़ अ बेसिस ऑफ R3 एंड ये वी वेक्टर है और एस कोऑर्डिनेट ऑफ वी इज इक्वल टू दिस देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन।
तो ये हमारे पास ये कॉलम है, इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये हमारे पास 753 ट्रांसपोज बिलोंग टू R3 आएगी। If P is a polynomial of order n, then which of the following is true about the dimension of polynomial n? तो उसका फॉर्मूला डायमेंशन ऑफ पी एन इज इक्वल टू होता है n+1। ऑप्शन सी जो है ये हमारे पास करेक्ट है। ये हमें उसने एक वेक्टर दिया हुआ है 4/5 का। द रो स्पेस ऑफ ए इज द सब स्पेस ऑफ R5। आइडेंटिफाई द सेट ऑफ विच द रो स्पेस ऑफ ए इज स्पैन। तो हमने वो सेट बताना है जिसकी वजह से ये रो स्पेस बनी है। तो वो सेट हमारे पास फोर वेक्टर्स का आएगा ना। तो यहाँ पर ये 4 वेक्टर्स हैं, जो रो वाले वेक्टर्स हैं वही यहाँ पर हमने लिख दिए हैं। ठीक हो गया। आगे चलते हैं, लास्ट है हमारे पास, इफ ए इज इक्वल टू दिस एंड एक्स बिलोंग्स टू रो ए देन विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। देखें, अगर x जो है वो बिलोंग करता है रो ए से, तो फिर हम क्या कर सकते हैं कि रो जो है उसको लीनियरली इंडिपेंडेंट लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम इसकी रोज जो है ना उसको C1 और C2 की फॉर्म में लिख देंगे। ये था जी आज का आपका। अच्छा, ये एक और रहता है, सॉरी 2 रहते हैं। कहता है कंसीडर द बेस ऑफ R2 इज इक्वल टू दिस एंड C1 R2 is given by B is equal to this and C is equal to this, where B1 equal to this, B2 equal to this, C1 and C2, then which of the following is the change of coordinate matrix from C to B? C से B में जाना है, C से B में जाना है। तो अगर आपने C से B में जाना है तो आप क्या कर सकते हैं कि जो B वेक्टर्स है उसको लीनियर कम्बिनेशन ऑफ C में लिख सकते हैं ना। तो जब आप इसको लीनियर कम्बिनेशन ऑफ C में लिखेंगे तो आपके पास आंसर ए वाला जो है ये करेक्ट आएगा। अच्छा, आगे हमारे पास एक क्वेश्चन है, वो कहता है इफ B इज इक्वल टू दिस B1 B2 Bn एंड E इज अ स्टैंडर्ड बेसिस E1 E2 En in Rn, then which of the following is the value of B1? मतलब कोऑर्डिनेट ऑफ ई कोऑर्डिनेट ऑफ B1। तो जो आपके पास यहाँ पर होगा B1 होगा तो आंसर B1 आएगा, B2 होगा तो B2 आएगा, Bn होगा और उसके कोऑर्डिनेट E होंगे तो Bn ही आंसर आएगा। जी, तो ये था जी आज का आपका लेक्चर। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। काफ़ी लेंथी हो गया है लेकिन होप सो आपको समझ आई होगी। कोई इश्यू हो तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है मेरा, और ये फ़ाइल भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकती है व्हाट्सएप करके। थैंक यू वेरी मच जी। अल्लाह हाफ़िज़।